गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नीतू तिवारी। मैं आप लोगों को आज साइकोलॉजी पढ़ाऊँगी। साइकोलॉजी में बुद्धि एवं व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंट एंड पर्सनालिटी से हम लोग आज बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि, इंटेलिजेंट, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की है। सन 1910 की ब्रिटिश गोष्ठी और सन 1921 को अमेरिकी विचार गोष्ठी और सन 1923 का अंतर्राष्ट्रीय गवेषणा सम्मेलन ही इस विवादग्रस्त प्रश्न को हल करने में समर्थ हुए। वैज्ञानिक ने बुद्धि के मापन का प्रयत्न किया, किंतु कोई ये नहीं कह सकता, स्पष्ट कर सकता कि बुद्धि आखिर क्या है। वही वैज्ञानिक थे वर्नर ने कहा, यद्यपि 40 से अधिक वर्षों से हम बुद्धि परीक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, किंतु ये बुद्धि परीक्षण किस तत्व अथवा क्षमताओं का मापन करते हैं। मनोवैज्ञानिक टर्मन का कथन था, बुद्धि मापन का यह अर्थ नहीं है कि पहले उसके पूर्ण परिभाषाओं को प्रस्तुत की जाए। अब हम लोग बुद्धि सन 1911 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिक की बुद्धि की प्रवृत्ति के संबंध में लेखों को एक वर्ग में विभाजित किया। ये वर्ग है, आप लोग देख लीजिए, ऐसे बुद्धि के वर्ग विभाजित किए। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंट कि बुद्धि की परिभाषाएं कौन, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। 2, 3, 4 वैज्ञानिक का हम लोग आज देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सापेक्षिक चिंतन की बुद्धि है। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं हैं, फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं को विश्लेषण किया, लेकिन बुद्धि की 3 वर्गों में बांटा। समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। नंबर 1 गामक यांत्रिक बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। अब हम लोग गैरेट ने थॉर्नडाइक की गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। वर्तमान में बुद्धि के ये 3 प्रकार माने जाते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अब हम लोग मूर्त बुद्धि की परिभाषा देखेंगे। ये बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझाने तथा अनुकूल क्रिया करने में सहयोगी करती है, उसे पेरेंट ने मूर्त बुद्धि को संज्ञा दी। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कर्मचारी या इंजीनियर बनते हैं। अब हम लोग अमूर्त बुद्धि की परिभाषा देखेंगे। वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता प्रदान करती है। थॉर्नडाइक ने इसे अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी। अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन, मनन और सामंजस्य के लिए अमूर्त सहायता होती है। जिन बालकों में इस बुद्धि की अधिकता होती है, उसे पुस्तक अध्ययन, चिंतन, मनन एवं अधिक रुचि लेते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर आदि। अब हम लोग सामाजिक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। वह बुद्धि जो मनुष्यों को अपने समाज में समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है। थॉर्नडाइक ने इसे सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वो परिवार के सदस्यों को समाज में हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे बालक नेता, विधायक, प्रधान आदि बनते हैं। बुद्धि की व्यापक परिभाषाएं। थर्स्टन ने बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज कहा। उनके अनुसार निम्नलिखित 8 योग्यता द्वारा बुद्धि का गठन होता है। नंबर 1 प्रेरणा शक्ति, नंबर 2 संख्या गणना शक्ति, नंबर 3 शाब्दिक शक्ति, नंबर 4 वाक शक्ति, नंबर 5 स्मरण शक्ति, नंबर 6 आगमन तर्क शक्ति, 7वां निगमन तर्क शक्ति, 8वां परीक्षण तर्क शक्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे
बुद्धि की विशेषताएं, हम लोग बुद्धि की विशेषताएं पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट में लिखने से नंबर भी बीएड में अच्छे आते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा। बुद्धि जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से मिलती है। पॉइंट 2, बुद्धि अधिगम की शक्ति है। पॉइंट 3, बुद्धि विगत अनुभव से सीखने तथा लाभार्जन की योग्यता है। पॉइंट 4, बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयास और शक्ति है। पॉइंट 5, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का संगठन है। पॉइंट 6, बुद्धि और ज्ञान में भेद होता है। पॉइंट 7, बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समस्याओं का समस्या करता है। नंबर 8, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति आत्मालोकन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन बनाता है, बुद्धि किस प्रकार काम करती है। इन प्रश्नों के उत्तर से ये नहीं पता चलता कि बुद्धि का ढांचा क्या है। अब हम लोग बुद्धि के कारक पढ़ेंगे। इनके 8 कारक होते हैं। नंबर 1, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्याम सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ेंगे एक कारक सिद्धांत। बिने, टरमैन और स्टर्न अपने अध्ययनों से ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्धि अपने में एक इकाई कारक शक्ति ऊर्जा होती है, व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का ये फिगर है। हम लोग नॉर्मली भी ये फिगर बना सकते हैं। अगर फिगर बनाकर दर्शाएंगे तो इससे नंबर हम लोगों के अच्छे आएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 कारक सिद्धांत होते हैं, सामान्य कारक एंड विशिष्ट कारक। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का फिगर है। इसको फिगर को ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब द्विकारक सिद्धांत में हम लोग एक जी कारक की विशेषताएं होती हैं, एस कारक की विशेषताएं। तो हम लोग जी कारक की विशेषताएं को आज देखेंगे। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। ये कारक जन्मजात होता है। ये कारक सदैव समान होता है। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होता है। ये कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। ये कारक जीवन में प्राय सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। अब हम लोग यस कारक के बारे में पढ़ लेंगे। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, पॉइंट में देखेंगे। नंबर 1, ये कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कारक व्यक्ति की विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वो उसी में निपुण होता है। और चौथा है विशिष्ट कारक को अर्जित किया जाता है। 5वां है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता को एक कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकारक सिद्धांत, थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस सिद्धांत से स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और यस कारकों का एक साथ जोड़ दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परीक्षण में 3 कारकों की आवश्यकता होती है, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, भाषा या स्थानात्मक ज्ञान। ये सिद्धांत विवादास्पद रहा, ये सर्वमान्य नहीं हो सका। ये तीसरा सिद्धांत है, इसका ये फिगर है, आप लोग देख लीजिए फिगर को। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि बौद्धिक कारक जटिल तंतु संस्थान से संबंधित होता है और विभिन्न कारकों में जीएस और सामूहिक कारक के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। बहुकारक सिद्धांत अब देखेंगे, मल्टी फैक्टर थ्योरी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह और विभिन्न प्रकार की शक्ति में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के समान तत्व को नहीं मानते। उनके विचार से भी मनुष्य की बुद्धि विशेष होती है। यदि किसी में एक विषय की योग्यता है तो उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुसार नहीं लगाया जा सकता। ये चौथा है बहुकारक सिद्धांत का फिगर, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक जी ने दिया था। इसमें भी बताया गया था कि सामाजिक बुद्धि, मूर्त स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, परंतु आज तक बुद्धि के बहुकारक निर्धारित नहीं हो पाए। कोई 5 कारक बताया गया, क्योंकि और कई 9 और कई 120 बताकर भी कह सकता है, लेकिन इस प्रकार के अन्य कारक भी हो सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी।
ग्रुप फैक्टर थ्योरी महत्वपूर्ण भी होती है, काफ़ी पेपर में आ भी जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और कैली ने कहा कि बुद्धि कुछ मानसिक योग्यताओं से बनी है। कैली ने बुद्धि के निर्माण में निम्न 9 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया। नंबर 1 है सामाजिक योग्यता, नंबर 2 वाचिक योग्यता, नंबर 3 सांख्यिकी योग्यता, नंबर 4 क्रियात्मक योग्यता, नंबर 5 शारीरिक योग्यता, नंबर 6 संगीतकार योग्यता, नंबर 7 यांत्रिक योग्यता, नंबर 8 रुचि, नंबर 9 स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। ये इसका फिगर है, आप लोग देख लीजिए, फिगर को देखते जाइए। फिगर भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप बनाएंगे तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। थर्स्टन ने भी विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में निम्न 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताएं हैं। 7 योग्यताएं भी दी हुई हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ। सांख्यिकी योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, वाचिक तार्किक योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, और इसके रूल्स भी दिए गए। इंटेलिजेंस N+B+S+W+R+M+P। अगर आप लोग ऐसे भी देखेंगे तो इसको अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम लोग पदानुक्रमित सिद्धांत को पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। पदानुक्रमित सिद्धांत, फिलिप बर्नर ने मानवीय योग्यताओं का संरचना का वर्णन करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक में व्यवस्थित रहती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक जी सर्वाधिक व्यापक कारक है तथा सभी प्रकार के मानसिक कारक में सहायता होता है। सामान्य कारक को 2 मुख्य समूह कारक में विभक्त किया गया, शाब्दिक व शैक्षिक योग्यता, गतिक एवं आंतरिक योग्यता। अब हम लोग इन दोनों मुख्य समूह कारकों को पुनः हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पे देखते जाइए। संतुलन के कैटल ने सन 1963 में द्रव्यकृत बुद्धि को घनीकृत बुद्धि में अंतर करते हुए कहा कि द्रव्यकृत बुद्धि मुख्यतः व्यक्ति की आवश्यकता से निर्धारित होती है, जबकि घनीकृत बुद्धि प्रत्येक काफ़ी सीमा तक वर्णन के अनुसार के यम के समकक्ष ही है। वर्णन का BED मुख्य समूह कारक कैटल ने घनीकृत बुद्धि के साथ के यम मुख्य कारक द्रवित बुद्धि को समान रूप में देखा। ये आप लोग इसके स्ट्रक्चर भी देखते जाइए, हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये तो नोट्स के लिए है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग त्रियाम सिद्धांत पढ़ेंगे। त्रियाम सिद्धांत भी आप लोग देखते जाइए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक JP गिलफोर्ड, उन्होंने अपने परीक्षणों द्वारा ये प्रतिपादन करने की चेष्टा की है कि व्यक्ति की किसी भी मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों में बांटा जा सकता है: संक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु, उत्पाद। अब ये इसका फिगर है, स्ट्रक्चर देखिए आप लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से। ये है त्रियाम सिद्धांत। संक्रिय का अर्थ ये मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से है, जिसकी मदद से किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन की विषय से दूसरे विषय के चिंतन व मनन का प्रयोग करते हुए बुद्धि को हम काम लेने में सहायता प्रयास करते हैं। इनका कहना ये था कि अगर हम किसी को देखेंगे, किसी के बारे में अगर चिंता भी करेंगे तो उसके बारे में हम लोग बुद्धि को समकक्ष के रूप में हम लोग जान सकते हैं। अब ये आप लोग द्रव्यकृत घनीकृत बुद्धि के बारे में देख लीजिए। द्रव्यकृत बुद्धि का निर्धारण आनुवंशिक कारकों से होता है। वस्तुतः द्रव्यकृत बुद्धि स्पीयरमैन की जी कारक के समान होती है, अतः इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित होती है। जैसे आप लोगों ने GS कारक पढ़ा, ये जी कारक से समान होती है। और घनीकृत बुद्धि द्रव्यकृत बुद्धि के विपरीत घनीकृत बुद्धि का निर्धारण वातावरणीय कारकों से होता है। वस्तुतः इस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी द्रव्यकृत बुद्धि का उपयोग करके अर्जित कर विकास कर प्रौढ़ावस्था में होता है। अब हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे। होवार्ड गार्डन सन 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रक्रिय होता है। उन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अतः प्रत्येक में क्रियाशील होने का ढंग अलग अलग होता है। ये 7 प्रकार की बुद्धि हैं। अब हम बुद्धि के बारे में बताएंगे। सिर्फ बुद्धि 7 प्रकार की देख लेते हैं, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। भाषीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि, संगीत बुद्धि, वैयक्तिक आत्म बुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि। गार्डन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन 7 तरह की बुद्धि होती है, परंतु आनुवंशिकता तथा
वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें कोई एक या अनेक की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। गार्डन का ये सिद्धांत अंतःक्रिया करती है कि फिर भी वो मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ये आप लोग देखिए, भाषीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गति की बुद्धि, संगीत बुद्धि, वैयक्तिक आम बुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अब हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत देख लीजिए। त्रितंत्र सिद्धांत सन 1986 में रॉबर्ट स्टेंगर ने त्रितंत्र सिद्धांत के बुद्धि की व्याख्या प्रक्रिया उन्मुख ढंग से करने का प्रयास किया। बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया। अब आप लोग देखते जाइए आगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बुद्धि के मापन है। बुद्धि का मापन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बुद्धि परीक्षा आंदोलन भी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमको बताएं।